देवउठनी एकादशी की खूब बधाई हो। आज से शादियों का मौसम शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हम रोज आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं जो आपको देखना और जानना जरूरी है। और आज एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया कहूंगा, आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहूंगा। खूब प्यार दे रहे हैं आप लोग, खूब देख रहे हैं आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज सीधे मुद्दे की बात। चलिए अब आज की शुरुआत करते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि कैसा मौसम चल रहा है तो आप कहेंगे ठंडी शुरू होने वाली है, ठंड का सीजन चल रहा है। लेकिन देश में अभी 2 सीजन और चल रहा है। पहला चुनावी सीजन चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव की गूंज है, तो वहीं देश के कई राज्यों में उपचुनाव का शोर है। और दूसरा सीजन क्या चल रहा है जानते हैं? शादियों का सीजन चल रहा है। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है। और जानते हैं इस बार भारत में शादियां रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। एक महीने में 48 लाख शादियां होने वाली हैं। 48 लाख शादियां। विस्तार से बात करेंगे तो आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी मौसम से और बुलेटिन खत्म करेंगे शादियों के सीजन से। यह तो हमारी 2 कहानी है जो आपको विस्तार से दिखाएंगे। इसके बाद हम आपको तीसरी खबर दिखाएंगे। देश की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हुई है आज। कहां से? रायपुर से। शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में फैजान खान को आज रायपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। जुड़े रहिएगा, पूरी खबर जानना चाहते हैं विस्तार से बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। चौथी खबर में आपको जबलपुर की एक कहानी दिखाएंगे। जबलपुर में कई परिवार अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। परिजन गुमशुदा हैं, पुलिस से लेकर परिजन तक तलाश कर रहे हैं। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन अपनों की कोई खबर नहीं मिल रही है। जुड़े रहिएगा, भावुक कर देने वाली तस्वीर है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। 5वीं खबर में आपको मध्य प्रदेश से आई साइबर ठगी की कहानी दिखाएंगे। आप जानते हैं इस बार साइबर ठगों ने मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को ही निशाना बना लिया। बताइए, मंत्री हैं, बेटा ठगा जा रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साइबर सेल के ऑफिस पहुंच गए, अधिकारियों से बातचीत की। विस्तार से बताएंगे। छठी खबर में आपको इंदौर से आई एक अच्छी तस्वीर दिखाएंगे। सिर्फ कश्मीरी नहीं भाई साहब, अब इंदौर में भी केसर की खेती होने लगी है। आप विस्तार से जानना चाहते हैं और खेती कितनी हुई है ये देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। 7वीं खबर में आपको रायपुर दक्षिण उपचुनाव की खबर दिखाऊंगा। कल यानी 13 नवंबर को मतदान है, वोटिंग होनी है। वोटिंग कराने वाली टीम को माला पहनाकर कलेक्टर ने भेजा है। साथ ही वोटर्स को जागरूक करने के लिए होटल रेस्टोरेंट में कई ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। विस्तार से बताएंगे। और शुरुआत में ही बताया था कि आखिर में बात शादियों के सीजन की करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं 8 से 9 अगले 1 घंटे सीधे मुद्दे की बात शो की। बात अब चुनावी मौसम की कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जमकर तू मैं हो रही है। मतलब अब आप समझिए कि क्या और किस स्तर तक राजनीति पहुंच गई है। ठीक है, इसलिए बात अब चुनावी मौसम की कर लेते हैं। चलिए, कल झारखंड में पहले चरण की वोटिंग होनी है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों पर वोटिंग है। साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इसके साथ ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी चुनाव है। आपको याद ही होगा कि यहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है, इसलिए इस चुनाव पर देश भर की नजर है। कल रायपुर दक्षिण लोकसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाने हैं। साथ ही मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर भी कल मतदान होना है। कुल मिलाकर पूरे देश में मौसम चुनावी है, इसलिए पहले आपको रिपोर्ट देखकर थोड़ा मौसम का मिजाज समझ लेना चाहिए। इसके बाद आगे विस्तार से बात करूंगा। पहले रिपोर्ट दिखाइए। फडणवीस सुन ले ओवैसी, सभी भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी जी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताए। कल होने वाले चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां तैयार हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र चुनाव की हो रही है। एक तरफ महायुति से लेकर महाविकास अघाड़ी तक मुफ्त के वादे कर रही हैं
महिलाओं के खाते में पैसे, फ्री बिजली, कर्ज माफी से लेकर कई बड़े वादे कर रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र में रेवड़ी कल्चर पर राजनीति जारी है। कल सीधे मुद्दे की बात में भी हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई थी। आप वोट सोच समझ कर करिए, फ्री की पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़िए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं में जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। अब तो नेताओं की भाषा तू तड़ाक तक आ गई है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। जंग चरम पर है। एक दूसरे के खिलाफ बोलने में नेताओं ने भाषा की मर्यादा भी तोड़ दी है। पहले आप इन दोनों नेताओं के बयान सुन लीजिए, जिसकी चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है। फिर आपको आगे और नेताओं के जहरीली जुबान सुनाएंगे। सुनाइए ओवैसी और फडणवीस को कि आखिर वोटिंग के पहले भाषा किस स्तर तक पहुंच गई। सुनाइए। फडणवीस, जब तुम्हारे बुजुर्ग नहीं थे, अंग्रेजों से लड़ने का तरीका हमने देश को सिखाया। हमने बताया कैसे अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। जहां तुम्हारे को हार गए वहां जिहाद हो गया। अयोध्या में भी हार गए। ये वो मुसलमान जो मराठाओं की फौज में मालेगांव के किले में खड़े हो गए थे और अंग्रेजों को मुकाबला किया। फडणवीस, तुम्हारे पूर्वज नहीं थे, ओवैसी के पूर्वज थे जो अंग्रेजों से जिहाद कर रहे थे। सुन ले ओवैसी, बिना करेगा औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। इस बार का वोट आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। एक ही नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बताइए, इतना आप शब्द बोल रहे हैं कि हम आपको सुना भी नहीं पा रहे हैं। बीप करना पड़ रहा है, बीप करना पड़ रहा है। अरे भाई, चुनाव में थोड़ा मर्यादा रखिए। गाली गलौज तक मत पहुंचिए। आपको देखकर लोग ये समझते हैं कि बताइए, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। इन सब के बीच इस बार महाराष्ट्र चुनाव की रैलियों में सबसे ज्यादा एक ही बयान की गूंज है, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव से पहले यह बयान दिया, हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। अब इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव में भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा बुलंद किया है। रैली में बीजेपी के नेता तो बोल ही रहे हैं, अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी योगी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र चुनाव में छिड़े इस जुबानी जंग पर बड़े नेताओं की यह रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। दिखाइए रिपोर्ट। बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। बताइए, कांग्रेस के अध्यक्ष सीएम योगी को आतंकी कह रहे हैं, उनके गेरुए कपड़े पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में ये बयानबाजी चलती रहेगी। जो भी अपडेट होगा महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा आपको बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ना होगा। सियासत है, अगर देश में राजनीति हो रही है और इस कदर हो रही है तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। दूसरी कहानी क्या है? शाहरुख खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार। सब कुछ पर्दा मत खोल दिया करिए। जब मैं कहा करूं कि दूसरी कहानी क्या है, तभी दिखाया कीजिए। पिछले कुछ दिनों से देश में एक शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में, शब्द है धमकी। पिछले महीने भर में शायद सबसे ज्यादा खबर धमकी की ही आई होगी। हवाई जहाज को धमकी, सलमान खान को धमकी, शाहरुख खान को धमकी। 500 करोड़ का नुकसान धमकी से हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में दो धमकी रही। देश के दो सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान को मिली धमकी। और अब शाहरुख खान को धमकी मामले में बड़ा अपडेट आया है। शाहरुख खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने रायपुर से वकील फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि पूरे मामले में विस्तार से बात करना जरूरी हो गया है, इसलिए आपको चलिए विस्तार से सब कुछ बता देता हूं।
शाहरुख खान को धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार की सुबह रायपुर से फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फैजान को कोर्ट में पेश किया। फैजान की गिरफ्तारी सामान्य नहीं थी। धमकी मिलने के अगले दिन ही जिस फैजान को पुलिस ने केवल पूछताछ के बाद छोड़ दिया था, तो आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुंबई पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया। मामला बहुत सामान्य नहीं है, इसीलिए आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। देख लीजिए स्क्रीन। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए पूरा मामला है क्या और इसका रायपुर और फैजान कनेक्शन क्या है। पूरे मामले की शुरुआत होती है मुंबई के बांद्रा थाने से। मुंबई के बांद्रा थाने में एक फोन आता है। फोन करने वाला कहता है कि शाहरुख खान मन्नत वाला है ना, उसने अगर मेरे को 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे मार डालूंगा। पुलिस वाला पूछता है, कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? तो धमकी देने वाले ने भी पूरे रौब में कहा कि वो मैटर नहीं करता, लिखना है तो मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख दो। और इसके बाद फोन कट गया। अब इस पूरे मामले के बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई। फोन को ट्रेस किया गया। फोन रायपुर के फैजान का निकला। मुंबई पुलिस गुरुवार 7 नवंबर को रायपुर आती है। फैजान को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस पूछताछ में फैजान भी पूरा सहयोग करते हैं। पुलिस पूछताछ के बाद फैजान को छोड़ देती है। इसके बाद फैजान मीडिया के सामने आते हैं और इस खबर में एक नया एंगल आ जाता है। फैजान मीडिया के सामने बड़ा दावा करते हैं। फैजान का दावा था ये पूरा मामला केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि फैजान ने शाहरुख खान के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है। सबसे पहले सुनिए कि उस दिन फैजान ने कहा क्या था जिसकी वजह से फैजान का नंबर आया है। सुनाइए जरा फैजान को। नंबर आपका कहाँ था? ये नंबर मेरा खो गया था ना। कब? 2 तारीख को। इसी 2? हाँ, 2 नवंबर। कहाँ पे खोया था? ये मैं गया था अपना मालविया रोड साइड पे गया था मैं। तो रास्ते में जब मैं वापस रिटर्न हुआ शंकर नगर पे, मुझे एहसास हुआ मेरा मोबाइल कहीं गिर गया है। तो खमाड़ी पुलिस स्टेशन जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई उसकी। फिर क्या हुआ था? शाहरुख की कंप्लेन आई थी? मैंने दिया था। आपने दिया? हाँ, 10-15 दिन पहले कंप्लेंट किया मैंने शाहरुख खान की। उसकी एक मूवी है अंजाम करके। उसमें एक डायलॉग है उसका कि वो हिरन को मार के मजा आता है उसको। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। SP अपने कमिश्नर मुंबई पुलिस को कंप्लेंट किया उसकी मैंने, और जोधपुर में भी कंप्लेंट किया था उसका। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि बदला लेने के लिए, फंसाने के लिए मुझ पर ऐसा कर दिया गया। सुन लिया आपने। फैजान ने पुलिस को और मीडिया को बताया कि उसके जिस नंबर से धमकी दी गई वो तो 3 दिन पहले ही खो गया था। फोन खोने की FIR भी फैजान ने कराई थी, लेकिन व्यस्तता के चलते फैजान ने नंबर बंद नहीं कराया। अब इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने फैजान को छोड़ दिया। पुलिस ने फैजान को पूछताछ के लिए 11 नवंबर को बुलाया था, लेकिन 11 तारीख को फैजान पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। तो आज मुंबई पुलिस और रायपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फैजान को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले पर बहुत कुछ असामान्य है, मतलब ऐसा है जो संदेह पैदा करता है। तो समझिए जरा एक बार फिर से। फैजान ने कुछ दिन पहले शाहरुख खान पर एक FIR दर्ज कराई। FIR में शाहरुख की अंजाम फिल्म के एक डायलॉग पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अंजाम फिल्म जो कि आज से 30 साल पहले 1994 में आई थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब 30 साल बाद वकील फैजान खान को फिल्म के एक डायलॉग पर आपत्ति हुई? 30 साल बाद किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब वो ऐसा तो नहीं कि फिल्म देख रहा हो, उसको लगे कि ये गलत है और हिरण का मसला है तो चलो FIR करा दें। कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ये पूरी कहानी, ये पूरी थ्योरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इतने विस्तार से। शाहरुख खान पर FIR के कुछ दिन बाद ही फैजान का फोन खो जाता है, जिसकी शिकायत भी फैजान ने पुलिस को की। लेकिन फैजान ने फोन खोने के कुछ दिन बाद तक भी अपना नंबर बंद नहीं कराया। और जब उसी फोन से धमकी दी गई तो कहा कि व्यस्तताओं के चलते नंबर बंद कराने का समय मिला ही नहीं। बस यही सारे इत्तेफाक मामले में संदेह पैदा करते हैं। हो सकता है इसी वजह से फैजान की गिरफ्तारी हुई हो। खैर, पुलिस जांच कर रही है, जो भी सच होगा सामने आएगा। अब जब पुलिस ने फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया है तो पंडरी थाने से लेकर कोर्ट तक हर तस्वीर को करीब से कवर किया है। किसने? हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने। नितेश ने फैजान के परिवार वालों से भी बात की। पूरी घटना पर हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बातचीत करेंगे। शाहरुख खान धमकी मामले में फैजान खान को अब कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं पंडरी मोवा थाना में ये फैजान खान दिखाई दे रहा होगा और फैजान खान को जो है यहाँ गाड़ी में बिठाकर जो है
ले जाया जा रहा है। आप देखिए फैजान खान को गाड़ी में बिठाकर जो है ले जाया जाएगा रायपुर कोर्ट और फिर आगे जो है तमाम जो वहां पर कानूनी कार्रवाई होगी। और आप देखिए ये गाड़ी में बिठा लिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस, ये दिखाइए बैच दिखाइए, ये महाराष्ट्र पुलिस दिख रहा होगा। महाराष्ट्र की पुलिस जो है वहीं के जो जवान है इसको ले जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। जांच करने के बाद वो फैजान खान को उनकी टीम आज अरेस्ट कर रही है और यहाँ से वो लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांजिट रिमांड लेंगे और ट्रांजिट रिमांड के बाद ले जाएंगे। इसकी सूचना उन्होंने पंडित थाने में दी है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जब 11 तारीख को पेश होने के लिए बुलाया गया था तो 14 तारीख को 11 तारीख नोटिस में दिखाता हूँ आपको। देखिए वो नोटिस बनाया गया है, उस दिन नोटिस नहीं था। गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं क्वैश पिटीशन लगाऊंगा क्योंकि नोटिस उस डेट को हमको प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। ये बात है कि धमकी दी गई है, तो मोबाइल 2 तारीख को चोरी हुआ, 5 को धमकी गई है। अब धमकी किसने दी ये तो हम नहीं जानते, इसका नॉलेज हमें किसी को नहीं है। और रही ये बात कि 11 को वहाँ पर होना था, जैसे कि पिछले इंटरव्यू में आप चेक करेंगे 14 का था कि 14 को होना है। अब अगर फैजान खान के पास 11 का नोटिस आया था तो उन्हें जाना चाहिए था। हम लोग तो कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप खुद कह रहे हैं 11 को जाना था फैजान? हाँ, जाना चाहिए था। वैसे 7 नवंबर और आज में एक अंतर और था। 7 नवंबर को फैजान बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन आज विस्तार न्यूज सवाल कर रहा था और फैजान चुप थे। मेडिकल कराकर निकलते वक्त फैजान ने कोई बात नहीं की। नीतीश गर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ तस्वीर नीतीश की रिपोर्ट में साफ हो जाती है। दिखाइए। धमकी देने वाले मामले पर फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुलाहिजा होने के बाद जो है फैजान को ले जाया जा रहा है। ये हाथ में ब्लड दिख रहा है। फैजान क्या हुआ? फैजान कुछ कहेंगे? फैजान ये खून किस चीज का है? फैजान आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 14 तारीख को आपने पेश होने की बात कही, कुछ तो बोलिए फैजान, पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। फैजान क्या कहेंगे? फैजान कुछ बोलिए, फैजान कुछ कहिए। फैजान क्या ये ब्लड किस चीज का है? ये खून का धब्बा किस चीज का है? फैजान फैजान को आप देख सकते हैं, फैजान को ले जाया जा रहा है। फैजान कुछ कहेंगे? तो फैजान कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। और ये सब इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र पुलिस के हैं और इसके साथ एक पुलिसकर्मी और उधर दिखाई दे रहे होंगे। ये दोनों इनको बिठाकर अब कोर्ट की तरफ जो है ले जाएंगे। फैजान को देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे फैजान की तबीयत नासाज है और जैसा कि थोड़ी देर पहले फैजान ने कहा था कि मेरी तबीयत नासाज लग रही है, वही चीज़ जो है समझ में आ रही है। देखा आपने आज फैजान का हाव भाव कितना बदला हुआ था। फैजान को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। कोर्ट से निकलते समय फैजान ने एक नया आरोप लगाया। आरोप था कि उसे पाकिस्तान से धमकी आ रही है। वो भी सुन लीजिए। जान को खतरा बोलिए, किसके तरफ से जान का खतरा है? पाकिस्तान से धमकी। पाकिस्तान से धमकी मिली है? क्या जान को खतरा बोलिए, किसके तरफ से जान का खतरा है? पाकिस्तान से धमकी। पाकिस्तान से धमकी मिली है? फिलहाल फैजान मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। आगे जो भी अपडेट आएगा बताता रहूंगा। इस खबर पर दिन भर आपने कितने विस्तार से देखा कि मेरे सहयोगी नीतीश गर्ग एकमात्र रिपोर्टर हैं आज जो मैदान में फैजान से एक शब्द निकलवाने के लिए पूरे दिन जद्दोजहद करते रहे। और इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा नीतीश के पास। नीतीश, ये जो आपने ये कहते हैं ना कि किसी रिपोर्टर के अंदर वो जीना पड़ता है, उसके अंदर रिपोर्टर को रिपोर्ट से इतना कनेक्ट होना पड़ता है, वो कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा था। इस पूरी खबर पर वो अंदरूनी और तहकीकात आप करना चाह रहे थे जो प्रदेश की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। आपके मन में क्या सवाल थे और वो कौन से सवाल थे जिसको लेकर आप फैजान के पास जाना चाह रहे थे? विस्तार से बता दीजिए।
बिल्कुल। देखिए, ये जिज्ञासा आपने ही सिखाई है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, मेरे मन में वो सवाल कौन सा था? सवाल पिछली रिपोर्ट जब दिखाई थी वही सवाल था कि आखिर दोषी कौन है, आखिर कौन है जिसने धमकी दी है। तो इसी मामले को लेकर जो ये पूरी कवायद हुई, सुबह 9 बजे से हम लग गए, पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ हमने झांकने की कोशिश की। और अभी सबसे बड़ी मैं खबर यही बता रहा हूं आपके माध्यम से कि फैजान खान को बाया रोड इनोवा कार के माध्यम से जो है बांद्रा ले जाने की जो है ले जाया गया है। नागपुर के रास्ते में वो पहुंच गए हैं और इसके बाद कल जो है बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी विस्तार न्यूज अपनी कमिटमेंट के तहत सबसे पहले बता रहा है। और कल जो है इस ट्रांजिट रिमांड को प्रोडक्शन वारंट के तहत बदलकर पुलिस रिमांड में तब्दील किया जाएगा। 14 दिन की रिमांड मांगने की पहली जो है पुलिस की जानकारी सामने आई है और ये आपके माध्यम से मैंने बता दिया। मैं बात करना चाहता था और लास्ट में सफलता भी मिली और लास्ट में जाते जाते फैजान ने एक नया एंगल दे दिया कि पाकिस्तान से जो है थ्रेट है, पाकिस्तान से थ्रेट है। ठीक है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि इनोवा गाड़ी में सवार होकर फैजान को बांद्रा ले जाया जा रहा है। आप इसी तरह से अपडेट बनाए रखिएगा, जरूरत पड़ी तो आपको भी बांद्रा और मुंबई भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नितेश, बहुत बहुत। बताइए, फोन के फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ शाहरुख खान को फोन पर धमकी दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भोपाल में मंत्री के बेटे को फोन पर ही ठग लिया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश की है, देख लीजिए। मंत्री जी के बेटे को ठग लिया है। कहां ठगा गए हैं और कितना ठगा गए हैं ये भी आप जानना ही चाह रहे हैं। और मैं तो आपको लगातार बता रहा हूं कि ठगी से सावधान हो जाइए। मोबाइल के देखिए नफा और नुकसान दोनों ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में कहा था कि ठगों से कैसे बचा जा सकता है। बहुत ठगी हो रही है, बताइए। आम जनता के साथ तो ठगी हो ही रही है। मध्य प्रदेश में तो मंत्री कृष्णा गौर के बेटे के साथ ही ठगी हो गई। कृष्णा गौर के बेटे को साइबर ठगों ने लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर 3,19,000 रुपए की ठगी की। बताइए, साइबर ठगी करने वालों का हौसला कितना बुलंद है कि मंत्री के परिजनों को भी ठग ले रहे हैं। पूरा मामला क्या जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, सब कुछ दिखा देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। पूरा मामला मार्च का बताया जा रहा है। फोन करने वाले ने खुद का नाम RK यादव बताया और मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को लेबर सप्लाई का टेंडर दिलाने का झांसा दिया, जिसके लिए 3,19,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। आकाश गौर उनके झांसे में आ गए और ठग के कहे मुताबिक 20 मार्च 2024 को अलग अलग बैंक खातों से 3,19,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। भाई साहब, कितने? 3,19,000 ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिया। इसके बाद जालसाज ने फोन बंद कर दिया, जिसके बाद आकाश गौर ने साइबर क्राइम को सूचना दी। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे खबर विस्तार से बताएंगे। सुनिए। किसी मिस्टर RK यादव का कॉल आया था और पूछा था कि आप लीवर सप्लाई करते हैं क्या। उस पर से इनके द्वारा उससे बातचीत हुई और उस पर उसने व्हाट्सएप पर QR कोड भेजकर लगभग 3.20 लाख 3,20,000 रुपये इनसे ट्रांसफ़र करवाए। साइबर क्राइम टीम द्वारा ये जो सैफ अली चाउस है वडाला के, जिनके खाते में पैसे गए थे, जिनके द्वारा DCP क्राइम की फर्जी ID बनाई गई थी, इनको गिरफ्तार किया गया है अभी। इस मामले में साइबर क्राइम की टीम ने भोपाल से आरोपी सैफ अली चाउस को गिरफ्तार किया है। अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन साइबर ठगी के बढ़ते मामले से पूरा देश परेशान है। हम पहले भी आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाते रहे, आपको सावधान करते रहे। साइबर ठगी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चिंतित है। मुख्यमंत्री साइबर सेल के ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए भाई। पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ। पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे। बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। ठगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की लाखों की कमाई ठगी में चली जा रही है। इसलिए आपके प्रदेश के मुखिया आपके लिए चिंतित है। और मुझे मध्य प्रदेश जाना होगा। मध्य प्रदेश इसलिए जाना होगा क्योंकि श्याम सिंह तोमर विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री श्याम जी मुख्यमंत्री का साइबर के दफ्तर जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने मन की बात में ठगी से सावधान करना, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का
ठगी से कैसे बचें ये बताना, कार्रवाई के निर्देश देना और आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज की लगातार वो मुहिम, चूंकि मामला सीधे और सीधे किससे, आपसे जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा है, आम आदमी से जुड़ा है। इसलिए श्याम जी सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि जब मंत्री जी का बेटा ही नहीं बच रहा है तो आम आदमी कैसे बचेगा। श्याम जी देखिए, कसम तो आपने और हमने भी खाई है, विस्तार न्यूज़ ने खाई है कि जनता को ठगी का शिकार नहीं होने देंगे। लगातार अलर्ट मोड में रखेंगे उसको और बताएंगे कि देखिए किस तरह से हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ठगी हो रही है, आप बचिए। ये उसी की कोशिश है। आपसे इससे पहले भी जब मेरी बात हुई थी, आपने ये कहा था कि अब हमको मानसून में जिस तरह से अलर्ट जारी करते थे, अब साइबर को लेकर जो है अलर्ट जारी करना है, लोगों को बचाना है। इसमें बड़ी बात देखिए, मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं, पीएम अलर्ट कर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता ही बचाव का माध्यम है, ये भी समझना पड़ेगा। इस तरह के फेक कॉल्स पर भरोसा नहीं करना है, इस तरह के लोगों से बचना है। आमतौर पर होता क्या, एक्सपर्ट ये कहते हैं, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं, तत्काल साइबर फ्रॉड करने वाले उस व्यवहार को देखते हैं और आपसे कोरिलेट करते हैं कि आपने फला वेबसाइट से खरीदी की थी, हम वहां से बोल रहे हैं, और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो बचाव जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जब भी आप ठगी का शिकार हो, तत्काल साइबर के एक्सपर्ट के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, ताकि वो आपका पैसा दिलाने की स्थिति में रहेंगे और ये जो चोर हैं, ये जो इस तरह से साइबर ठग हैं, उनको भी पकड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही श्याम जी। आज आपने हमेशा से मुझे दिशा दी है, हमेशा से लाइन दी है। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब भी मुझे आपने लाइन दी थी, और आज अभी आप लाइन दे रहे हैं कि हमने सौगंध खाई है, आपके हितों से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम भी मुहिम चलाएंगे। श्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है देख लीजिए। रायपुर दक्षिण में वोट दो और कम पैसे में खाना खा लो। अरे वाह, क्या गजब का ऑफर है। कहां खाना मिल रहा है भाई? रायपुर दक्षिण चुनाव पर पूरे छत्तीसगढ़ की नजर टिकी हुई है। कल्याणी 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, वोट डालने आप जरूर जाइएगा, ये विस्तार न्यूज की अपील है। 12 घंटे से भी कम समय बच गया है, 12 घंटे से भी कम। ऐसे में उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जिला निर्वाचन आयोग और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर अनोखी पहल की है। वोटरों के लिए डिस्काउंट ऑफर लाए गए हैं ताकि रायपुर दक्षिण के वोटिंग परसेंटेज में सुधार आए। वोटरों को बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में डिस्काउंट का लाभ मिलेगा, मतलब वोट दो और कम पैसे में खाना लो। अच्छा ऑफर है भाई। अच्छा, मेरा वोट कहां है? दक्षिण में तो नहीं है। अच्छा ऑफर है, अच्छा ऑफर है। अगर मान लीजिए मेरा वोट होता तो मैं वोट डालता और कल किसी होटल में जाता, खाना कम पैसे में खाता। चलिए, कहां कितना डिस्काउंट मिलना है ये आप जानना चाहते होंगे, ये भी बता देते हैं। देख लीजिए कि आप कौन से होटल में कितना डिस्काउंट पाएंगे। उंगली पर लगी स्याही दिखाने पर शहर के होटल रेस्टोरेंट में 30% तक की छूट मिलेगी। रूम बुकिंग, मेन्यू और बुफे में अलग अलग होटलों में 5 नींदों तक आकर्षक ऑफर मिलेगा। रायपुर के एमजी रोड स्थित सुख सागर और मंजू ममता रेस्टोरेंट में 13 नवंबर से 15 नवंबर तक वोटर्स को 5% की छूट दी जाएगी। स्याही पर दिखाना। अब ऐसा मत करिएगा कि दक्षिण के नहीं है तो भी स्याही लगाए और पहुंच गए कि भाई साहब हम वोट दे के आए हैं और आधे पैसे में खा के चले आए। इसके साथ ही नया रायपुर के होटल मेफेयर में 13 नवंबर से 19 नवंबर तक वोटर्स को मेन्यू पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा है। नया रायपुर के होटल फेयरवे में 13 नवंबर से 19 नवंबर तक मतदाताओं को मेन्यू पर 30% डिस्काउंट और रूम बुकिंग में 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा बेबीलोन होटल में भी वोटर्स को छूट मिलेगी। रूम बुकिंग पर 30%, मॉकटेल पर 25%, मेन्यू पर 20%, बुफे पर 15% डिस्काउंट दिया है। ये ऑफर आपके लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग वोट देने जाएं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करूंगा कि इन ऑफर्स की जरूरत क्यों पड़ी। पहले रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर और कलेक्टर साहब ने जैसे बात करी थी, तो 5% डिस्काउंट जो है वो 3 दिन तक रहेगा। मतलब 13 की शाम के बाद जो आएंगे वोटिंग करके, और 13, 14, 15 तक ये चलेगा। इलेक्शन में लोग आगे बढ़ के वोट करें, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक ऑफ़र चालू किया है, जिसमें अगर आप अपना वोट करने के बाद जो चिन्ह रहता है, वो चिन्ह अगर दिखाते हैं रेस्टोरेंट में खा के, तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे हो सकता है कि मैं पहले वोट नहीं देने जाने वाला था, बट क्योंकि मेरे को मंजू ममता में मैं रेगुलर विजिटर हूँ, मेरे को एक 5%, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो डिस्काउंट को देख के अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ,
तो इट्स अ वेरी बिग सक्सेस। उनको इनकरेज करने के लिए हमने 30% डिस्काउंट रूम टैरिफ के ऊपर, 20% डिस्काउंट अला कार्ट के ऊपर, 15% डिस्काउंट मॉकटेल के ऊपर, ये सब सभी लोगों को हमने ऑफ़र किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को जागरूक करने के लिए। एटलीस्ट इसी बहाने लोग घर से बाहर निकलेंगे, वोट देने जाएंगे, और कई बार लंबी लाइन रहती है तो इसी 5% डिस्काउंट के बहाने यहाँ पे आके अपना ब्रेकफास्ट कर लिए, लंच कर लिए। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। वाह, इस उपचुनाव में वोटिंग बढ़ाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल के चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान जरूर करेंगे। प्रशासन के इस प्रयास के पीछे की मुख्य वजह यह है कि विधानसभा चुनाव में लगातार रायपुर दक्षिण में वोटिंग परसेंटेज कम है। पिछले चुनाव की बात करें, देख लीजिए आंकड़ा, तो रायपुर दक्षिण के अब तक के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बेहद कम रहा है। साल 2008 में रायपुर दक्षिण में 62.12% मतदान हुआ था। वहीं साल 2013 के चुनाव में रायपुर दक्षिण में 66.68% मतदान हुआ था, जबकि साल 2018 में 61.78% और साल 2023 में 60.20% मतदान हुआ था। अब चुनाव है तो घर से निकलिए और वोट करिए, और सुनिए, वोट दो, कम पैसे में खाना लो। इन सब के बीच पुलिस प्रशासन ने भी चुनाव के लिए कमर कस ली है। सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार पुलिस बल के 500 जवान उपचुनाव के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ पर तैनात रहेंगे। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदाता कर्मी रवाना हो गए हैं। मतदान कर्मी, माफ कीजिएगा। इन सब के बीच एक शानदार तस्वीर देखने को मिली। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मतदान कर्मियों को माला पहनाकर चुनाव कराने के लिए रवाना किया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और एसएसपी संतोष सिंह, सुन लीजिए। आप देखिए, रायपुर के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर गौरव सिंह, वो मतदान दल को माला पहनाकर जो है रवाना कर रहे हैं। यहाँ पर रायपुर के कलेक्टर खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए, हमारी व्यवस्था की जान हमारे यही मतदान कर्मी होते हैं। ये जितना बेहतर काम करेंगे उतनी अच्छी व्यवस्था होगी। व्यवस्था बढ़िया है, सब सिस्टमेटिक है। आज जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं, हर एक मतदान दल के साथ पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं। 5 सीएपीएफ की कंपनी, 500 जवान पूरे जो मतदान प्रक्रिया है उसमें लगे रहेंगे। अभी सुविधाओं को, सारी व्यवस्थाओं को सार्थकता तभी मिलेगी जब कल भारी संख्या में मतदान हो। सही कहा है कलेक्टर साहब, ये सारी तैयारियां तभी सफल हैं जब लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान करेंगे। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल मतदान होना है। ऐसे में मेरा भी आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग मतदान करिए, वोट डालने जरूर जाइए। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की तैयारी क्या है, क्या क्या पहल की जा रही है, सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, और कुछ बच गया है तो उसके बारे में भी आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन विस्तार न्यूज़ की ये अपील है कि मतदान जरूर कीजिए। प्रशासन अगर पूरा जोर लगा रहा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, तो एक न्यूज़ चैनल और जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि घर से निकलिए, वोट करिए, और हाँ, डिस्काउंट का लाभ भी लीजिए, क्योंकि अब तो आपको होटल में कम पैसे में खाना भी मिलने वाला है। लेकिन कुछ बच गया है, और वो जो बच गया है वो कौन बताएगा? वो बताएंगे हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे। आज तो बहुत जैकेट वैकेट तना हुआ है पांडे जी, क्या बात है, कहीं लंबी मीटिंग में गए थे क्या? और ये भी बता दीजिए कि सब मीटिंग हो गई पूरी दक्षिण में कि कुछ बची है? कत्ल की रात है। देखिए, दक्षिण में अभी भी जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपने बात की वोटिंग परसेंट की, तो दक्षिण में पिछले 4 चुनाव में 60% से 68% तक वोटिंग हुई, जबकि हमने चुनाव में देखा है कई ट्राइबल इलाकों में 78%, 76% मतदान होता है। तो मतदान प्रतिशत बढ़ाना निर्वाचन आयोग और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और लोगों को घरों से निकालना। कल जब चुनाव शुरू होगा, मतदान शुरू होगा, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय दिया है निर्वाचन आयोग ने, और उपचुनाव में आमतौर पर देखा जाता है कि वोटिंग कम होती है, लेकिन पार्टियों ने अपनी जो तैयारी की है, घर से लोगों को निकालना और पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, वो बहुत महत्वपूर्ण है।
कल रायपुर दक्षिण के 253 बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए दोनों पार्टियां आज जो है मतदाता पर्ची लेकर अपनी टीम को तैनात कर रही हैं। इसके साथ ही वार्ड में जो कि भाजपा की रणनीति रहती है, पन्ना प्रभारी बनाती है और उस हिसाब से लोगों को निकालेगी। वोटिंग की तैयारी पूरी हो गई है प्रशासन की ओर से और रात में आज पूरी अंतिम कोशिश राजनीतिक पार्टियां भी करेंगी। और कल अगर आपको विस्तार से देखना है कि कहां कहां क्या स्थिति है तो सब कुछ सुबह 6 बजे से आप लगातार विस्तार न्यूज पर देख पाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण की अगर एक एक कवरेज आपको विस्तार से देखना है, जैसे मैं खबर विस्तार से बताता हूं वैसे ही खबर देखना है और सब कुछ समीकरण घर बैठे समझ लेना है तो कल सुबह 6 बजे विस्तार न्यूज लगा लीजिएगा। पूरे दिन हम चुनाव की बड़ी कवरेज आपको दिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मृगेन जी, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? जबलपुर में बहुत लोग लापता हो रहे हैं, गुम जा रहे हैं भाई, गुम जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की न्यायधानी है जबलपुर, लेकिन जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से लोग अपनों को पाने के लिए परेशान हैं। खबरों को पढ़ते वक्त जबलपुर में गुमशुदा लोगों का एक आंकड़ा सामने आया है। आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला था, तो आज जबलपुर के गुमशुदा लोगों पर विस्तार से बात होगी। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये आपको बताएंगे, और जब अपनों को दोबारा पाने की उम्मीद खत्म होने लगती है तो उम्मीद के टूटने का मर्म भी आपको दिखाऊंगा। जबलपुर में हजारों ऐसे परिवार हैं जो पिछले कई सालों से अपनों का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग आज भी उम्मीद में हैं, एक दिन उनके खोए हुए परिजन वापस जरूर आएंगे, लेकिन कुछ लोगों की उम्मीद अब टूटने लगी है। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की है, उनके दुख में उनके साथ खड़े होने की विस्तार न्यूज ने कोशिश की। सबसे पहले 3 तस्वीर देख लीजिए। पहली तस्वीर जबलपुर की कुंती बाई की है, जिनकी बेटी गायब है। दूसरी तस्वीर गयासुद्दीन की है, गयासुद्दीन की भी बेटी 5 महीने से गायब है। और तीसरी तस्वीर हर्षित पटेल की है। हर्षित पटेल के पिता पिछले 3 महीने से गायब हैं। हर्षित के पिता बीमार थे, जिनका पता अब तक नहीं चला है, अब तक नहीं चला है। चलिए, अब आपको तीनों परिवारों के बारे में विस्तार से बता देता हूं। जबलपुर की कुंतीबाई की 19 साल की बेटी पिछले करीब 8 दिन से गायब है। कुंतीबाई की बेटी संध्या 4 नवंबर की दोपहर फोटोकॉपी कराने की बात कहकर घर से निकली थी और आज तक वापस नहीं आई। कुंतीबाई ने थाने में FIR तो दर्ज करवा दी है, लेकिन बेटी का पता अब तक नहीं चला है। संध्या के घर में मां, 2 बहनें और भाई आज भी उस उम्मीद में हैं कि संध्या जल्द वापस आएगी। ऐसी ही दूसरी दुख भरी कहानी है जबलपुर के गयासुद्दीन की। गयासुद्दीन की 18 साल की बेटी शिखा परवीन 7 जून 2024 को अचानक गायब हो गई। शिखा दिव्यांग होने के साथ मानसिक रूप से बीमार भी है। शिखा के घर वाले आज भी इस उम्मीद में हैं कि बेटी की कोई खबर मिल जाए, कोई एक जानकारी मिल जाए। बेटी के मिलने की उम्मीद में 5 महीने गुजर गए हैं। अब धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी है, टूटने लगी है। तीसरी कहानी है हर्षित पटेल की। हर्षित के बीमार पिता 31 जुलाई 2024 को घर से निकले थे और आज तक वापस नहीं लौटे। हर्षित ने अपने पिता को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। इन तीनों परिवारों के दुख में भरोसा बनकर पहुंचा आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज ने तीनों परिवारों से बात की है, उनके दुख पर साथ खड़ा रहा विस्तार न्यूज। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि लोगों में कितना दर्द है। मैं तो यही पड़ी थी जब गई है तो संध्या दुबे नाम ही सर 3 बजे उसने मेरे से बोली कि मैं फोटो कॉपी करवा के आ रही हूँ रेतना कैसे। मम्मी, मैंने बोली ठीक है बेटा। तो निकली है सर घर से, अभी तक नहीं आई। मैंने बोली मोबाइल ले जा, बोली हमें नहीं है ज़रूरत। और घर से निकली है तो अभी तक नहीं आई सर। हम 4 तारीख से ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल बहुत परेशान हो गए। थाना भी गए, उन लोग भी मदद कर रहे हैं, कैमरा भी चेक करवाए। TI साहब भी बोल रहे कि हम कर रहे हैं कोशिश, बताओ हम कहाँ जाएं। मैं बहुत तलाश तो अब मेरी बेटी 7 जून 2024 से लापता है और घर से सुबह के टाइम पे वो निकली थी और आज तक उसका कोई पता नहीं लगा है। मैं पुलिस वालों को चक्कर काट काट के परेशान हूँ। अभी तक कोई भी वहाँ से मेरे को जवाब नहीं मिला और हम हर जगह हो आए हैं।
लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं लगी है उसकी, कोई सुराग नहीं मिला और न पुलिस वाले कुछ कर पा रहे। आखिरी वक्त कहाँ देखी? कटनी स्टेशन 5 नंबर प्लेटफॉर्म में देखी थी सर। मैंने किया था तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, फिर मैंने उन पर ज़्यादा दबाव डाला, फोर्स डाला, सोशल मीडिया से मुझे बहुत प्यार सपोर्ट मिला, जिस कारण उन्होंने फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिर बोला कि भैया मैंने फोटेज देखी, ये देखा वो देखा, सब चीज़ किया उनने। तो उसके बाद मेरे से पूछने लगे पुलिस वाले कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो मैंने ही बोला कि अब आप देख लो, जैसा कहते उन्होंने वायरलेस कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए। बस ऐसा ही मैं भी रोज़ जाता तो कुछ समझ ही में नहीं आया। कि आएंगे। जितने लोगों से बात हो रही है उनकी आंखों में आंसू है, दुख है, तकलीफ है अपनों को पाने की। यह कहानी तो सिर्फ 3 लोगों की है, लेकिन यह दर्द उन 3805 परिवारों का है जिन्होंने अपनों को खोया है, जो सालों से अपनों के इंतजार में है। उम्मीद है सभी को उनके घर वाले मिल जाएं। लेकिन आपको यह भी बता देता हूं कि जबलपुर में किस थाने में कितनी गुमशुदगी के मामले दर्ज हैं। जबलपुर की रांझी थाना क्षेत्र में 475 गुमशुदा लोगों की रिपोर्ट दर्ज है। तो आधारताल थाना में 401, गुड़ा थाने में 271, गोरखपुर थाने में 201, हनुमानताल थाने में 196, पनागर थाना क्षेत्र में 262, सिहोरा थाने में 161, बरेला थाने में 159, बारगी थाने में 108 और पाटन में 107 गुमशुदा इंसानों की रिपोर्ट दर्ज है। लेकिन अब तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है, कोई पता नहीं चल पाया है। ये वो आंकड़ा है जो एफआईआर अभी थानों में दर्ज है। कानून के हिसाब से गुमशुदगी की एफआईआर 7 साल बाद रद्द कर दी जाती है। मतलब ये सभी आंकड़े 7 सालों के हैं। फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, पुलिस क्या कह रही है। किसी भी थाने में जब गुमशुदगी का मामला दर्ज होता है तो सबसे पहले तत्काल सभी आसपास के थानों को सूचित किया जाता है, संबंधित सरहदों के थानों को सूचित किया जाता है रेडियो मैसेज के माध्यम से, और इसमें तत्काल तकनीकी साक्ष्य जुटाए जाते हैं। कोई लोकेशन आधारित कोई चीज़ होती है उसको लेके पुलिस टीम बनाकर इसमें दस्तयाबी के प्रयास किए जाते हैं। कभी कभी मैनुअली रूप से भी सूचना मिलने पर दस्तयाबी के प्रयास किए जाते हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग गायब हो रहे हैं तो पुलिस को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। खोए हुए लोगों को परिवार वालों से मिलवाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देख लीजिए क्या है। ये केसर कश्मीर में नहीं इंदौर में उग रहा है। बताइए, अगर इंदौर में केसर उगने लगे तो ये खबर तो रोचक है ना। आप सोचते होंगे केसर मतलब कश्मीर में ही पैदा हुआ होगा। ना भाई, मध्य प्रदेश की इंदौर पहुंच गया है। लेकिन आज हम आपको इंदौर के केसर की तस्वीर दिखाने वाले हैं। केसर की खेती कश्मीर की ठंडी वादियों में नहीं बल्कि इंदौर में एक शख्स के कमरे में हो रही है। केसर की खेती ठंडे मौसम में और ठंडी जगह पर होती है, लेकिन इंदौर में एक व्यक्ति ने कमरे के अंदर ही केसर की खेती कर दी है। इंदौर के साईं कृपा कॉलोनी के रहने वाले किसान पुत्र अनिल जायसवाल ने यह कमाल कर दिखाया है। अपने ही घर की पहली मंजिल के 320 वर्ग फीट के कमरे में अनिल ने बिना मिट्टी के प्लास्टिक की ट्रे में केसर की खेती कर डाली। केसर की खेती एरोपोनिक्स पद्धति से की गई है, यानी इस खेती में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, हवा के जरिए खेती की जाती है। इंदौर से आई ये रिपोर्ट देख लीजिए, मुझे भी रोमांचित कर रही है कि ये कैसे पैदा कर लिए हैं बिना मिट्टी के केसर। देखिए जरा। केसर का नाम लेते ही कश्मीर की वादियां याद आने लगती है, लेकिन केसर वो भी इंदौर में, वो भी घर के अंदर एक कमरे में। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये केसर की खेती की तस्वीरें हैं। प्लास्टिक की ट्रे में जो बल्ब है उन्हें रखकर केसर उगा दी गई है और ये केसर के फूल चरम पर आ चुके हो। जो वातावरण हम अगर पामपोर जैसा रूम में अगर हम दे दें तो ये जम्मू कश्मीर का जो केसर है वो हम अपने कमरे के अंदर भी उगा सकते हैं। ये प्रेरणा हमको जब हम घूम रहे थे उसी दौरान हुई थी। केसर की इस खेती का सेट आप लगाने में लगभग 6.5 लाख रुपए का खर्च किया गया है।
इस खेत से 2 किलो ऑर्गेनिक केसर निकलने की संभावना है, जिसका भारत में 5 लाख रुपए किलो और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8.5 लाख रुपए किलो तक का भाव है। अच्छी खबर है, बधाई हो भाई। इस तरह से अगर कोई अद्वितीय काम करेगा तो उसे विस्तार न्यूज में दिखाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है। 1 महीने में 48 लाख लोग भारत में शादी करेंगे। अब सोचिए, देखिए दूल्हा दुल्हन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 48 लाख लोग दूल्हा दुल्हन बनने वाले हैं। और कब? 1 महीने में। भारत में रिकॉर्ड तोड़ शादियां होने वाली हैं भाई साहब, बहुत महंगी शादियां होने वाली हैं। इसलिए आज आपसे शादी पर ही बात करूंगा। मेरी हो गई, अपनी नहीं, लोगों की शादी पर। हो सकता है आपके घर में भी शादी की तैयारी चल रही होगी, इसलिए ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। देखिए, आज देवउठनी एकादशी है। देश भर में तुलसी विवाह किया जा रहा है। तुलसी विवाह के साथ ही आज से भारत में शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है। और आपको पता है, इस शादी के सीजन में भारत में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। जानते हैं कैसे? इस नवंबर दिसंबर में भारत में सबसे ज्यादा शादियां होने वाली हैं। सबसे ज्यादा, यानी दुनिया में नवंबर दिसंबर में सबसे ज्यादा शादी भारत में होगी, ऐसा आंकड़ा जारी किया गया है। इसलिए अपनी स्क्रीन देख लीजिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़ों के मुताबिक इस साल 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक भारत में 48 लाख शादियां होनी है, जिसका खर्च करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। पूरी दुनिया में इस 1 महीने में इतनी ज्यादा शादियां नहीं होंगी। 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक, यानी 1 महीने में 4 दिन में 48 लाख शादियां होनी है। बड़ा आंकड़ा है। आप लोगों के आसपास भी शादी होगी या आपके घर में शादी होगी, इसलिए सोचा आज विस्तार से शादियों पर चर्चा की जाए। 48 लाख शादियों में 6 लाख करोड़ रुपए कैसे खर्च हो जाएंगे, वो भी जान लीजिए। 48 लाख में से 10 लाख ऐसी शादियां होनी हैं जिनमें हर शादी में 3 लाख तक खर्च होना ही होना है। इसके बाद 30 लाख ऐसी शादियां होनी हैं जिसमें प्रत्येक शादी में 6 लाख से लेकर 15 लाख तक खर्च होना है। इसके बाद 7 लाख ऐसी शादियां होनी हैं जिसमें प्रत्येक शादी का खर्च 25 लाख तक होना है। 50,000 ऐसी शादियां हैं जिसमें प्रत्येक शादियों का खर्च 50,000 होना है। और हाँ, 50,000 ऐसी भी शादियां होनी हैं जिसमें प्रत्येक शादियों का खर्च 1 करोड़ के भी पार पहुंच जाएगा। इस तरह 48 लाख शादियों में 6 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 1 महीने में खर्च होने का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है। भारत में हर साल करीब 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिसमें कुल 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं। और अब ये खर्च होने कहां है, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। कुल खर्च का सबसे ज्यादा 15% तक खर्च सोने चांदी के गहनों पर किया जाता है। शादियों में सोने चांदी पर हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं। शादियों को लेकर ज्वेलरी शॉप पर कैसी तैयारी है? इस साल तो सोना महंगा भी है, तो कितना असर है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज़ ने सोने चांदी के दुकानदारों से भी बात की है। देखिए रिपोर्ट। वेडिंग सीजन में सबसे ज़्यादा जो खरीदारी होती है वो होती है हार की, नथ की, बिंदी की। सोने के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इसको अपने वेडिंग में शामिल करते हैं। ये मांग टीका कितने ग्राम के सोना में बना होगा? ये मांग टीका लगभग 6 ग्राम 7 ग्राम। 6 ग्राम 7 ग्राम की कीमत कितनी होती है? 6 ग्राम 7 ग्राम का, हाँ, 42 कम से कम 42 होती है, यानी कि आसमान छू रहा है सोने का भाव। अप डाउन बहुत होते हैं, कभी 85 कभी 82 ऐसे करते, तो मतलब लोगों को भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। टाइम था कि लगभग 400 ग्राम सोने की कीमत आई थिंक 4 लाख रुपए थी। आज के डेट में 400 ग्राम सोने की कीमत आई थिंक 23-24 के ऊपर होगी कुछ। सब कुछ महंगा है, सोने के भाव तो आसमान छू रहे हैं। के लेना है, पसंद है उसको, तो वो कान के खरीदना है। मेरी भतीजी की शादी है। अच्छा, तो क्या खरीद रही है भतीजी के लिए? ये सेट गिफ्ट करना चाहती हूँ। 10 से 12 हज़ार समथिंग बिकता है, और बाकी है ना 20 से 22 हज़ार 25 हज़ार। हम मंगलसूत्र के पेंडेंट देख रहे हैं। किसकी शादी है? मेरी दीदी की शादी। दिवाली के बाद से काफ़ी रेट भी कम हुआ है। ये सुनकर तो हम आ जाए कि चलो तो इस फायदा मिलेगा, कम रेट है तो थोड़ा बहुत। हम एक सोने की चेन खरीदना आए हैं।
बहुत महंगा हो गया है सोना, बस इसीलिए आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अगर आपके घर भी शादी है तो कितना पैसा लेकर सोने की दुकान पर जाना है समझ लीजिए। 2020 में 22 कैरेट सोने का भाव 44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 2024 में बढ़कर 73,000 तक पहुँच गया है। 2020 में दुल्हन की ज्वेलरी खरीदने में करीब 10 लाख का खर्च आता था। आज अगर आप दुल्हन के गहने खरीदने जाएंगे तो उतने ही गहने 16 लाख में मिलेंगे। मतलब 4 साल में 6 लाख खर्च बढ़ गया है। 4 साल में 6 लाख रुपए का खर्च बढ़ गया है। इसके अलावा कपड़ों की बात कर लेते हैं। शादियों के खर्च का 10% पैसा कपड़ों पर खर्च होता है। अब एक महीने में 48 लाख शादियां होनी हैं तो कपड़ों के बाजार में क्या माहौल है, ये भी तो दिखाना पड़ेगा। इसलिए विस्तार न्यूज़ ने जाना है कि कपड़े का बाजार का क्या हाल है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, आप भी घर बैठे समझ जाएंगे। देखिए, जब शादियों की शॉपिंग की बारी आती है तो देवउठनी 11 से अच्छा दिन हो ही नहीं सकते और ऐसे में बाजार में रौनक देखने को मिलती है। बस यही रौनक दिखाने के लिए मैं बाजार पहुंच गई हूँ। आपने कितनी शॉपिंग की है, कितनी तैयारी की है शादी के लिए? तैयारी होती जा रही है, अभी शुरुआत है कपड़े। तो मैं साड़ियाँ ले रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है, बस चल रही है शॉपिंग ऐसे। बहू भी बहुत सारी साड़ियाँ खरीद ली हैं, सारी शादी में जो देते हैं चढ़ाव की साड़ियाँ। येलो अच्छा लगता है, वो के लिए तो रेड, पिंक। क्या सोच के क्या है? ब्लेजर और शेरवानी वगैरह लेनी है। देखिए, जब शादियों की खरीदारी होती है ना तो दोस्त बहुत बड़ी भूमिका निभाते। कुछ बढ़िया अच्छा मिल जाए, ऐसा कुछ सोच के तो ऐसा नहीं आया फिलहाल, लेकिन अब देखेंगे जो भी पसंद आएगा, बढ़िया सामान मिलेगा अच्छा उस हिसाब से ले लेंगे। लोगों को डिज़ाइनर फैब्रिक्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ पहन रहे हैं उस टाइप के। तो लोगों का ट्रेंड भी बदला है शादी को लेके। से थोड़ा कलेक्शन देखना आया हूँ कि किस हिसाब से बाजार में अभी क्या नया आया है। अच्छा मिला है, सस्ता तो नहीं मिला है। मार्केट में कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। डिफरेंट वैरायटीज़ और डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं देखने को। इस लड़की से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसा प्लान किया था कि मुझे ऐसा तैयार होना अपनी शादी में, वही लुक एंड फील मिल रहा है। उससे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। सुन अच्छा है, इसीलिए तो बार बार आते हैं। आपको पता है भारत में शादियों पर खूब खर्चा होता है और पूरी दुनिया में शादियों पर खर्च करने में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत का मैरिज मार्केट 10 लाख करोड़ रुपए का है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा खर्च करने में भारत आगे है। चीन में शादियों पर हर साल 14 लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन इन सब मामलों में अमेरिका समझदार है, बहुत खर्चा नहीं करता है अमेरिका। दुनिया में नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका शादी में सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए ही हर साल खर्च करता है। और भारत का सोचिए, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन शादी में खर्चा अमेरिका से दोगुना कर रहा है। बताइए, अमेरिका से दोगुना। अच्छा है, भारत में शादियां व्यापार भी बढ़ा रही हैं, आर्थिक रफ्तार भी बढ़ा रही हैं। लेकिन आपको पता है, एक आम भारतीय अपने बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा उसकी शादी में खर्च करता है। कई जगह आप भी सुनते होंगे, लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने में पीछे रहते हैं, लेकिन उनकी शादी में खूब खर्च करते हैं। आपका पैसा है, आपके बच्चे हैं, शादी खुशी का मौका है, खूब खर्च करिए। लेकिन इतना नहीं कि आप जिंदगी भर की गाड़ी कमाई शादी में खर्च कर दें। लोग एक दिन खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे इन्हीं पैसों से पढ़ेंगे तो आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जितना पैसा है आपके पास, भविष्य की चिंता करते हुए खर्च करिए। सभी पेरेंट्स से देखिए और समझिए। सभी पेरेंट्स थोड़ा समझदार बने। और टाइम हो गया है 8:51, इसलिए जाना होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी खबर विस्तार न्यूज़ में दिखाई दे तो आपको इस नंबर पर, पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप यहाँ जाइए, खबर देखिए। और अगर चाहते हैं कि आपकी खबर चल जाए तो 8282824982 पर मैसेज कर दीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।